आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे साइंस क्या है बिहाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट इफेक्ट। दूसरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है कि मेटल्स का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों होता है। और तीसरा अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों होता है। इन सब चीज़ों को इन तीनों आंसरों को आज हम इस लेक्चर में फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि साइंस क्या है बिहाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो अल्फा जिसके बारे में हमने अब तक चर्चा करी है इस लेक्चर्स में पुराने, उसके पीछे की साइंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि साइंस क्या है, उसकी अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो अगर हम एक नॉर्मल मटेरियल लेके आते हैं और उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो ऐसे केस में हमें सीधे से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। जब भी हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर एटॉमिक वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से ट्रिगर हो जाएंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा राइज अप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो तीन मैंने कॉन्सेप्ट बताई, ये जो फिनोमेना बताया, ये हमेशा होगा। यानी कि तुम दुनिया का कोई भी मटेरियल ले लो, जैसे ही तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ना श्योर है। और एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ना भी श्योर है। ये तीनों चीज़ें होनी ही होनी है। अगर ये तीनों चीज़ें सभी जगह होनी है, यानी कि यूनिवर्सल है, यानी कि हर मेटल में देखने को मिलेगी, तो फिर मेटल या कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेटल का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर मैं हल्की से आपको जानकारी दूं, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको हम लोग पीटीसी भी कहते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज अप करेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा मेटेरियल का वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बस इतना सा ही मतलब होता है। तो मेटल में ऐसा क्यों होता है, तो इसको जरा समझते हैं इसी साइंस का इस्तेमाल करके, जो अभी मैंने पीछे बताया कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम किसी मेटल को हीट अप करते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके अंदर एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे ना। एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो ऐसे केस में जो प्रीवियसली जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि जब हमने टेम्परेचर कम कर रखा था, तो जो वो ड्रिफ्ट मोशन जो कर रहे थे, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, एक स्मूथ मोशन चल रहा था उनका, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, यानी कि कोलिजन बढ़ जाएंगे और हम कह सकते हैं रैंडमनेस बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, जिसको पहले इलेक्ट्रॉन आंख बंद करके स्मूथली फॉलो कर रहा था, वहाँ पे अब हमें वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगी, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, उतना ही हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। तो क्योंकि अब देखो, यानी कि अगर हम पूरी पिक्चर देखते हैं तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने टेम्परेचर को राइज अप करा, टेम्परेचर राइज अप करने से सिंपली रेजिस्टेंस जो था वो भी राइज अप हो गया। डेट्स वाई वी कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव अल्फा लिखते हैं। समझ में आ रही बात ये? तो मेटल के अंदर, क्योंकि मेटल के अंदर नॉर्मली कंडीशन में स्मूथ मोशन होना चाहिए था, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे रेंडमनेस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसके अंदर देखते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नाउ क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का नेगेटिव क्यों, उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, तो यहाँ पे एक खास बात देखने को मिलती है, इनके जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं वहाँ पे हमें एनर्जी बैंड गैप देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर एनर्जी बैंड गैप थ्योरी की बात करी जाए तो कंडक्टर्स कह लो या मेटल कह लो, इनके अंदर एनर्जी बैंड गैप नेग्लिजिबल होता है, या हम कह सकते हैं ओवरलैप कर रहे होते हैं। पर अगर हम सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो स्मॉल एनर्जी बैंड गैप देखने को मिलता है, और इंसुलेटर में जाते हैं तो बड़ा एनर्जी बैंड गैप देखने को मिलता है, यानी कि एनर्जी बैंड गैप एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी बैंड में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड में, यानी कि सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन में, या कह सकते हैं करंट के मोशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम सब जानते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये आखिरी शेल के तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये फ्री नहीं होते किसी भी तरीके करंट फ्लो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, इसी वजह से, यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर नॉर्मल कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। सेमीकंडक्टर भी और इंसुलेटर तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी गैप। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। पर अगर किसी तरीके से अगर हम लोग इनको एनर्जी दे दें, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मायूस से बैठे हैं वैलेंसी बैंड में, अगर इन्हें हम कहीं से भी एक एनर्जी दे दें, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर एनर्जी मिलेगी तो ये जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे ना। एक बार अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री नहीं था,
यानी कि जो पहले आउटर शेल में तो था पर फ्री नहीं था, वो कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रही बात ये ना? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिसिपेट कर पाएगा करंट फ्लो में, क्योंकि ये फ्री हो चुका है। और एक बार अगर ये पार्टिसिपेट कर पाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी कि वो इंसुलेटर, वो सेमीकंडक्टर जो नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पे एक एक इंसुलेटर का काम करते थे, हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करते थे। बहुत ध्यान से देखना, जो नॉर्मल टेम्परेचर में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते थे, वो अगर उनको कहीं से एनर्जी मिल जाए उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में पहुंचते ही वो पार्टिसिपेट करने लगेंगे करंट फ्लो में। क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में तो थे यार, लेकिन फ्री नहीं थे, ठीक है? तो आउटर शेल यानी कि नॉट फ्री। समझ में आ रही बात है? तो पहले ये कोई करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर हमारा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, एक बार एनर्जी मिल गई, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, यानी कि फ्री हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भाई पार्टिसिपेट कर पाएंगे करंट फ्लो में। और एक बार अगर किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। इसीलिए जैसे ही हम एनर्जी देंगे इन एक वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और वहाँ पे ये फ्लो करने लगेंगे करंट के साथ। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। तो इस वजह से ये क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। नाउ अब क्या होता है? ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है जो हम मटेरियल को टेम्परेचर राइज करते हैं, यानी कि मटेरियल को जब तुम हीटअप करते हो, वो मटेरियल का जो हीटअप है वो ये एनर्जी, डिजायर्ड एनर्जी देता है। समझ में आ रही बात ये? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से साइंस जुड़ी है। हमने अभी पीछे जो स्लाइड्स में देखा था कि जब हम लोग मटेरियल को हीटअप करते हैं, उनकी अंदर एनर्जी आ जाती है उनके इलेक्ट्रॉन्स में। तो वो जो हीटअप करके जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी आती है, वो ही एनर्जी जो है, वो ये एनर्जी जो, यानी कि जो हीटअप करने से एनर्जी आई, दिस एनर्जी विल हेल्प दीज इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। यानी कि जो एनर्जी गैप था ये बड़ा सा, इसको, इस समुद्र को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से दे रहे हैं? वो हम जब टेम्परेचर राइज करते हैं वहाँ से आती है। ठीक है, नाउ अगर एक बार तुमने टेम्परेचर राइज करा, एनर्जी आ गई, तो अब क्या हो गया? इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले टेम्परेचर हाई था, सॉरी रेजिस्टेंस हाई था नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी दी, अब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव अल्फा। इसीलिए ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर जो हैं वो नेगेटिव अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या सीखा? सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर लेते हैं, तो ऐसे केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो टेम्परेचर को राइज करने का सिंपल सा मतलब होगा रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है। यानी अगर कोई दूर से देख रहा है, जिसे साइंस नहीं पता है, वो क्या देखेगा कि टेम्परेचर जब नॉर्मल था तब ये हाई टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा था, हाई टेम्परेचर शो हो रहा था। जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, सॉरी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से हमने देखा कि रेजिस्टेंस डाउन हो गया, उल्टा हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस सिंपली रिफ्लेक्ट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाइयों समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।